हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद सविता देसवाल में। और मैं हूं सविता देसवाल। बेटे, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 प्रश्नावली 3.1। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चतुर्भुजों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। उससे आगे ही ये एक्सरसाइज शुरू होती है चतुर्भुजों के बारे में यह सब कुछ। तो पहला ही क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, आप अपने मैथ में देखिए 3.1 एक्सरसाइज में। तो क्या बताना है हमें, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। यानी इन आधार पर बताना है कि कौन से चतुर्भुज इसके अंदर आते हैं। पहला ही है साधारण वक्र। अब साधारण वक्र कौन सी होती है? जब हम एक बार पेन को रख के बिना हाथ उठाए इसको बंद आकृति बना देते हैं तो ये हमारा क्या होता है? एक साधारण वक्र होता है। वक्र खुला भी हो सकता है और बंद भी। जैसे ये क्या है? ये भी एक वक्र है। क्या है ये खुला वक्र है और ये बंद वक्र है। अगर मैं ये बना देती ऐसे तो ये क्या था? ये खुला वक्र था। जिक्र ये आएगा कि बंद है या खुला, ये इन्होंने पूछा नहीं ना, सिर्फ ये पूछा है साधारण वक्र कौन कौन से हैं। तो साधारण वक्र कब होते हैं? जब हम पेन को उठाने की आवश्यकता बीच में नहीं पड़ती है, बिना पेन उठाए जब हम कोई भी वक्र बनाते हैं। तो पहला जो है वो हमारा साधारण वक्र है, दूसरा है, तीसरा नहीं है। क्यों नहीं है तीसरा? तीसरे में एक वृत्त बनाया, अब हमें पेन को उठाने की आवश्यकता पड़ी और तब हमारा दूसरा वृत्त बना। ये हमारी आकृति दे रखी है तीसरे नंबर पे, तो इसलिए ये साधारण वक्र नहीं है। जो फोर्थ है वो भी हमारा साधारण वक्र नहीं है क्योंकि उसमें भी हमें पेन को उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। पांचवा साधारण वक्र है, छठा भी साधारण वक्र है, सातवां भी है और आठवां नहीं है क्योंकि उसमें पेन को उठाना पड़ेगा। दूसरा भाग है साधारण बंद वक्र, क्योंकि ये सारे के सारे जो इन्होंने दे रखे थे, पहला था, दूसरा था, पांचवा था, छठा था, सातवां था, ये सारे बंद थे। इसलिए पहला क्वेश्चन भी यही था और दूसरे में सिर्फ बंद शब्द और लगा दिया, तो ये सारे बंद भी थे, तो दूसरे का भी आंसर यही रहेगा। तीसरा है बहुभुज। बहुभुज का मतलब है जिसमें दो से अधिक भुजाएं हो, वो हमारा क्या कहलाता है? बहुभुज हो। और वो क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए, यानी भुजाओं से बना होना चाहिए और बंद होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज। तो बहुभुज की परिभाषा क्या है? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। चाहे वो त्रिभुज है, चाहे वो चतुर्भुज है, चाहे वो पंचभुज है, षष्ठभुज है, यानी कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बनी हुई आकृति होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए। तो इसने क्या पूछा है यहाँ पे? कौन कौन से बहुभुज है? तो बहुभुज कौन सा है? सिर्फ पहला और दूसरा है, बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें सभी में, हाँ सॉरी, एक फोर्थ जो है, चौथे नंबर वाला है, वो भी क्या है? एक बहुभुज है। आगे कहता है ये उत्तल बहुभुज। उत्तल और अवतल कौन कौन से थे बेटे? उत्तल थे जब, जैसे मान लिया मैंने ये पंचभुज बना दिया, तो इसके जितने भी विकर्ण होंगे, यानी किसी भी दो बिंदुओं को अगर मैं अंदर मिलाती हूँ तो वो इसके अंदर ही रहेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे, वो होता है उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या होता है? जैसे मान लिया ये है, अब मैं अगर इसके यहाँ एक बिंदु यहाँ ले लेती हूँ, एक बिंदु यहाँ ले लेती हूँ, जब मैं इनको मिलाऊंगी तो ये कहाँ गया? इससे बाहर गया ना। तो अगर मैं किसी बहुभुज के अंदर दो बिंदु लेती हूँ कहीं भी, और वो उन दोनों बिंदुओं को जब मैं मिलाती हूँ तो उससे बाहर उसका कोई भी पार्ट, उस लाइन का जो उन दोनों बिंदुओं को मिलाती है, कोई भी पार्ट बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो उत्तल बहुभुज है और अगर बाहर जाता है तो वो अवतल बहुभुज है। वैसे भी जब हम इसका ये विकर्ण खींचेंगे तो ये विकर्ण तो टोटली बाहर चला गया इससे। तो अगर इसका कोई भी पार्ट, यानी हमने इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाया तो ये हिस्सा तो इसका सारा बाहर चला गया ना इस आकृति से, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अवतल बहुभुज कहलाएगा। इस आकृति में आप कहीं भी मिलाओ, कोई भी विकर्ण खींच लो या किसी भी दो बिंदुओं को मिलाओ, कहीं ले जाए आप, कहीं भी कोई भी दो बिंदु जब लोगे उनको आपस में मिलाओगे तो उसका कोई भी हिस्सा बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये कौन सा बहुभुज है? उत्तल बहुभुज। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें उत्तल बहुभुज कौन कौन से हैं। तो बहुभुज हमारे थे सिर्फ पहला, दूसरा और चौथा पार्ट। तो जो पहला है वो अवतल है, दूसरा है उत्तल है और तीसरा फिर से अवतल है। आगे ई पार्ट में फिर पूछा है अवतल बहुभुज कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला और जो चौथा है वो कौन से हैं? अवतल बहुभुज। अब आ जाता है सेकंड क्वेश्चन बेटे। सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? एक उत्तल चतुर्भुज।
सेकंड क्वेश्चन में एक उत्तल चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? किसी भी बहुभुज का विकर्ण निकालने यानी उसमें विकर्णों की संख्या कितनी है उसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2 यानी n घटा 3/2। अब ये n क्या है? n है भुजाओं की संख्या। अब चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 4 है। n की जगह 4 रखेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे बटे में 2। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 4 में से 3 गया गुना में 1 बटे में 2, 2 दूनी 4 और 2 और 1 की गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो किसी भी चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और विकर्ण होते क्या हैं? जैसे मान लिया ये हमारा चतुर्भुज है तो A, B, C और D। ये A कोण है, ये B है, ये C है और ये D है। तो जो आसन कोण है, आसन कोण कौन से होते हैं? जिसमें एक भुजा कॉमन होती है। आसन कोणों को छोड़ के एक शीर्ष से बाकी सभी शीर्ष को मिलाना, आसन शीर्ष को छोड़ के। ये इसका आसन शीर्ष था, ये भी इसका आसन शीर्ष था। इन दोनों को छोड़ दो तो A से किसको मिलाएंगे? C को मिलाएंगे। अब D का आसन शीर्ष कौन सा है? D का A भी आसन है और C भी आसन है। तो ना तो हम A के साथ मिला सकते ना C के साथ, क्योंकि इनके साथ तो पहले से ही मिला हुआ है, भुजाओं के साथ मिला हुआ है। तो हम किसके साथ मिलाएंगे? B के साथ। ये इसके क्या कहलाते हैं? विकर्ण कहलाते हैं। ठीक है बेटे। तो किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जितनी भुजाओं की संख्या है वो गुना में भुजाओं की संख्या में से 3 माइनस कर दो और फिर उसको 2 से भाग कर दोगे तो उस बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है वो आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि एक उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी आई? 2। तो एक उत्तल चतुर्भुज में कितनी है विकर्णों की संख्या? 2 है। दूसरा भाग है एक समषष्ठभुज। षष्ठभुज, षष्ठभुज का मतलब क्या हुआ कि n का मतलब हो गया 6। षष्ठभुज किसको कहते हैं? जिसमें भुजाओं की संख्या 6 होती है। और हमारा फार्मूला क्या था? हमारा फार्मूला था n इंटू n माइनस 3/2 यानी n गुना में n घटा 3 बटे 2। तो n का मान कितना है? षष्ठभुज में 6 है तो n का मान 6 रख दो। 6 घटा 3 बटे 2। अब 6 गुना 6 में से 3 गए 3 बटे 2, 2 से कट करेंगे 2 1 2, 2 दिया 6 और 3 दिया 9। यानी कि किसी भी षष्ठभुज में कितने विकर्ण हैं? 9 विकर्ण। अगला है एक त्रिभुज। अब त्रिभुज में n का मान कितना हो जाएगा? इस त्रिभुज में क्योंकि भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ये होता है हमारा त्रिभुज। तो n का मान 3 रखेंगे इस फॉर्मूले में तो 3 घटा 3 बटे में 2। अब 3 गुना 3 में से 3 गए 0 बटे 2। और जब किसी भी संख्या को हम 0 से गुना करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है? 0 बटे में 2। और 0 को चाहे हम किसी से भी विभाजित करें आंसर कितना आता है? 0। यानी कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन बेटे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? अब बताया था चतुर्भुज के कोण। अब तक इन्होंने पूछे थे विकर्णों की संख्या, कोणों का माप। किसी भी बहुभुज जैसे चतुर्भुज है, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, 4 कोण हो गए इसके। तो ये इसके कौन से कोण है? अंत्य कोण। तो किसी भी बहुभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अंत्य कोणों का योग। अंत्य कोणों का योग क्या फॉर्मूला होता है? n - 2 मल्टीप्लाई 180। यानी कि जितने उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या है उसमें से 2 को घटा के 180 से गुना कर देंगे तो उसके अंत्य कोणों का योग कितना होता है वो हमारे पास आ जाएगा। तो बेटे ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है जब चतुर्भुजों की बनाई थी। अब ये जो चतुर्भुज है इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 4 घटा 2 गुना में 180। अब 4 में से 2 गए 2 गुना में 180 और 2 और 180 को गुना करेंगे तो 360 डिग्री जो है चतुर्भुजों के
का योग आ जाएगा। अब पूछ रहा है ये यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या ये गुण लागू होगा? अगर उत्तल नहीं है तो अवतल है। चतुर्भुज चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के अंतःकोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है ये? तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योग ज्ञात कीजिए। ये जो हमें तालिका दी गई है, ये क्वेश्चन नंबर 4 की पहली जो आकृति दी गई है वो क्या है? त्रिभुज है। अगली जो आकृति दी गई है वो क्या है? चतुर्भुज है। और हमें ये देखना है कि किसी आकृति में कितने त्रिभुज हम बना सकते हैं और उसी के हिसाब से हमें उसके अंतःकोण का योग बताना है। अब जो पहली आकृति है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 है तो फॉर्मूला क्या था अंतःकोणों का योग निकालने के लिए? n घटा 2 गुना में 180। अब त्रिभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? त्रिभुज में भुजाओं की संख्या है 3, तो n का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। तो 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 घटा 2 गुना में 180। 3 में से 2 गया 1 गुना में 180। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का जोड़ कितना आया? 180। यानी अगर एक त्रिभुज है तो 180 डिग्री आ जाएगा। 2 त्रिभुज बनेंगे तो 180 को 2 से गुना कर देंगे। 3 त्रिभुज बनेंगे तो 180 को 3 से गुना कर देंगे। यानी किसी आकृति में जितने त्रिभुज बन सकते हैं हम 180 को उतने से ही गुना कर देंगे तो हमारे उस आकृति के अंतःकोणों का योग आ जाता है। तो सेकंड जो आकृति है वो है बेटे एक चतुर्भुज। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या होती है 4, और क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज बन सकते हैं, जैसे इन्होंने बना रखे हैं, ये हमें आकृति दे रखी थी, ये यहाँ से हमने विकर्ण खींचा तो एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 2। तो इसके अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? हम 180 को 2 से गुना कर देंगे। 180 इस त्रिभुज के कोणों का योग, 180 इस त्रिभुज के कोणों का योग। 180 और 180 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 360 होता है। तो इसीलिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना आ जाएगा? 360, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। अगला है पंचभुज। अब पंचभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 3 है तो क्या करेंगे? 180 को 3 से गुना कर देंगे। अगली जो आकृति है वो है षष्ठभुज। षष्ठभुज मतलब जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। तो षष्ठभुज में त्रिभुज कितने बन सकते हैं? 4 त्रिभुज बन सकते हैं। और क्या करेंगे? 180 को 4 से गुना कर देंगे तो हमारे षष्ठभुज के अंतःकोणों का योग आ जाएगा। वैसे भी फॉर्मूला भी यही कहता है कि अगर मान लिया षष्ठभुज है तो भुजाओं की संख्या 6 हो जाएगी। 6 में से 2 गए 4 और 4 को 180 से गुना कर देंगे। तो ये था बेटा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ में ये आगे और भी दे रखा है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो? ए पार्ट है 7। अभी कहता है उस बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा जिसकी भुजाओं की संख्या 7 हो। अगर भुजाओं की संख्या 7 है, भुजाएं हैं हमारी 7, तो इसका मतलब क्या हुआ? n का मान 7 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हम रख देंगे इसको। 7 में से 2 गए 5, 5 को 180 से गुना कर देंगे। अगला है 8 होगा तो n का मान 8 रख देंगे। 8 में से 2 गए 6 और 6 को 180 से गुना कर देंगे। अगला 10 है, 10 में से 2 गए 8, 8 को 180 से गुना कर देंगे। और लास्ट वाला है n, यानी कि हमें इसको n ही रहने देना है। n यही फार्मूला रहेगा, n बटा 2 गुना 180। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है बेटा समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें समबहुभुज, बहुभुज क्या था? जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हों और आकृति बंद हो। अब इसमें एक शब्द और जुड़ जाता है सम। सम का मतलब होता है बराबर, यानी जिस बहुभुज की सभी भुजाओं की लंबाई समान होती है उसे हम समबहुभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज होता है, उसकी 3 भुजाएं होती हैं, अगर वो तीनों भुजाओं की लंबाई समान है तो हम उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्भुज में जिसकी चारों भुजाएं समान है, जैसे वर्ग है,
वर्ग में क्या है, चारों भुजाओं की लंबाई समान है, इसका नाम हमने वर्ग रख रखा। वैसे हम इसको समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। समचतुर्भुज मतलब वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान हो। तो वर्ग की भी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, समचतुर्भुज की भी होती है। वर्ग में क्योंकि सब कुछ विशेषताएं और भी होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, दोनों विकर्णों की लंबाई समान है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं समकोण पे, तो इस वजह से इसको वर्ग कहते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं एक्स्ट्रा भी हैं समबहुभुज से। तो ये कहता है भाई इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में, जिस त्रिभुज की 3 भुजाएं उस समभुज को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। सेकंड पार्ट है 4 भुजाएं, यानी 4 भुजाओं वाली आकृति है और 4 भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। 6 भुजाओं वाला, यानी 6 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति है, 6 भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो क्या कहेंगे, समषष्ठभुज। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x ज्ञात करना है। अब आकृतियां क्या दे रखी हैं, देखो बेटे। 6th क्वेश्चन है, पहला ही है पार्ट, ये कोण है 120 डिग्री का, ये x है, ये 30 डिग्री है और ये 130 डिग्री। इसका नाम रख लेते हैं हम A B C D। अब क्योंकि 1 2 3 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है ये, तो इसको हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो क्या करेंगे, कोण A जमा कोण B जमा कोण C जमा कोण D किसके बराबर होता है बेटे, 360 डिग्री के। इसको हम क्या कहते हैं, सभी कोणों का योग, कोण योग गुणधर्म, कोण योग गुणधर्म, यानी कि कोणों के योग, टोटल योग जो है वो किसके बराबर होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण A का मान रख देते हैं, A की जगह कितना है, 130 डिग्री है। कोण B का मान 120 डिग्री है, कोण C का मान x है और कोण D का मान 30 डिग्री है, और इन सब का जोड़ जो है वो 360 डिग्री है। जोड़ देते हैं, 30 और 120 150, 150 और 180 280 भाई, 280 जमा x बराबर है 360 डिग्री। x बराबर है 360 और ये 280 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और x बराबर है 360 में से 280 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गई, 16 में से 8 गई 8 और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 2 गए 0, यानी x का मान कितना आ जाता है, 80 डिग्री आ जाता है। यानी इसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इन तीनों को जोड़ के 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारे चौथे कोण का मान आ जाएगा। अब सेकंड जो आकृति है वो क्या है, सेकंड आकृति है इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये कोण बाहर वाला 90 डिग्री का है, ये x डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। अब पहले तो हमें ये देखना है कि इस आकृति में कितनी भुजाएं, कितनी भुजाओं वाली आकृति है। ये 1 2 3 4, 4 भुजाओं से बनी हुई आकृति है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमें पता है कि 360 डिग्री होता है, और कोई भी सरल रेखा जो होती है वहां पे कौन सा कोण बनता है, रैखिक युग्म, यानी कि यहाँ पे जो पूरा कोण बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। 180 में से 90 तो ये हो गया, इसका मतलब ये इधर वाला भी, अंदर वाला भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का, क्योंकि 90 90 तो 180 होंगे। तो ये कोण आ गया हमारा 90 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 70 डिग्री का। तो x का मान कैसे निकालेंगे, इन तीनों को जोड़ के 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारे x का मान आ जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है।
जाता है। इसलिए बेटे अगर 3 कोणों का मान दे रखा हो और एक कोण का मान निकालना है हमें, तो क्या करते हैं, उन तीनों कोणों का योग करके 360 डिग्री में से घटा देते हैं, तो हमारे चौथे कोण का मान आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम नाम रख लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी बराबर 360 डिग्री। कोण ए का मान था 90, बी का मान था 60, सी का मान था 70, डी का मान था x बराबर 360। इन सबको जोड़ देते हैं। 60 और 70 130, 130 और 90 भाई 0, 220 जमा x बराबर 360, x बराबर 360, 220 इधर जाके माइनस हो जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा 0, 4 और 140 डिग्री। यानी 360 में से 220 को माइनस करेंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारे x का मान आ जाता है। ठीक है, तो अगर ये एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों को जोड़ के 360 में से माइनस कर दो। और ये नंबर का कैसे आता है, क्योंकि सरल रेखा पे रैखिक युग्म बनता है और रैखिक युग्म यानी जिन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। 90 का ये था तो ये कितने का हो गया 90। थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, थर्ड पार्ट है ये जो बाहर वाला कोण है ये है 70 डिग्री का। ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों ऐसे निशान बनाने का मतलब जितने डिग्री का ये है उतने डिग्री का ही ये है। ये x का है तो ये भी x का है और ये है बेटा 30 डिग्री का। ठीक है, और ये बाहर वाला कोण है 60 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो क्या करें, अब क्योंकि इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो ये रैखिक युग्म बनाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 110 डिग्री। ये 60 का है तो ये आ जाएगा 180 में से 60 को घटाएंगे तो 120 डिग्री का। अब ये जो आकृति बनी ये कितनी भुजाओं वाली है, 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं वाली आकृति है। 5 भुजाओं वाली आकृति का मतलब है कि पंचभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है। अब पंचभुज है तो n का मतलब 5। फॉर्मूला क्या था, n माइनस 2 गुना में 180। तो 5 में से 2 घटा दो और फिर 180 से गुणा कर दो। 5 में से 2 गए 3 गुना 180 और 18 दिया 54, यानी कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है 540 डिग्री। तो अब यहाँ x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a b c d और e, ये हमारा पंचभुज है। यानी कि कोण a जमा कोण b जमा कोण c जमा कोण d जमा कोण e किसके बराबर है 540 डिग्री के बराबर है। मान रख देते हैं सबका। a था 110 डिग्री का, b था 120 डिग्री का, c था x, d था 30 और e था x और इन सब का जोड़ था 540 के बराबर। जोड़ देते हैं सब। 30 और 120 150, 260, x और x 2x बराबर है 540। x के अंदर x जुड़ेगा बेटा, बिना x वाले अलग से जुड़ जाएंगे। तो 2x बराबर आ जाएगा 540। ये x 260 बराबर के साइन से इधर है, जब दाईं तरफ जाएगा तो उधर जाके घटाका हो जाएगा। तो 2x बराबर है 540 में से 260 को माइनस कर देते हैं 0। 14 में से 6 गए 8, यहाँ बच गया 4 और 4 में से 2 गए तो 2 बच गया। 2x बराबर है 280, x बराबर है 280। ये क्योंकि 2 इस तरफ x के साथ गुणा हो रखा है, जब ये बराबर के निशान से दाईं तरफ जाएगा तो गुणा भाग में बदल जाता है, भाग गुणा में बदल जाता है, जोड़ घटा में बदल जाता है और घटा जोड़ में बदल जाती है। तो ये 2 इस तरफ गुणा में था, इधर जाके भाग में आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 0। x का मान कितना आ गया 140 डिग्री आ गया। यानी ये कोण भी 140 डिग्री का है और ये कोण भी 140 डिग्री का। ये बेटे आपका थर्ड पार्ट। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट यानी डी पार्ट। डी भाग में क्या है, एक समपंचभुज है। समपंचभुज
समभुज का मतलब है जिसकी पांचों भुजाओं की लंबाई बराबर हो। अब इन्होंने क्या दे रखा है कि ये सारे कोण जो है वो x x डिग्री के हैं। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। फिर वही नाम रख लेते हैं a b c d और e, क्योंकि ये पंचभुज है तो पांचों कोणों का योग कितना होगा 540 डिग्री, जो हमने अभी किया था। तो कोण A जमा कोण B जमा कोण C जमा कोण D और जमा कोण E किसके बराबर आ जाएगा 540 के बराबर। और क्योंकि प्रत्येक कोण इन्होंने किसके बराबर दे रखा है x के बराबर, सबका मान x रख देंगे और ये है 540 के बराबर। 5 बार x को जोड़ेंगे तो 5x बराबर है 540 और x बराबर है 540 को क्या करेंगे 5 से भाग, 5 1 5 5 0 0 और 5 8 40, यानी x बराबर कितना आ जाता है 108 डिग्री। अगर ये आता है आपका 2 3 या 4 मार्क्स में तो आप ऐसे करेंगे, और अगर केवल 1 मार्क्स का आता है तो सीधा पता है सारे x हैं तो 5x और क्या करेंगे 540 को 5 से भाग कर देंगे क्योंकि पांचों कोण बराबर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है x जमा y जमा z ज्ञात कीजिए। ये आकृति हमें दे रखी है। ये 30 डिग्री का है बेटे, ये कोण जो बाहर वाला बच गया ये z है, ये 90 डिग्री का है, बाहर वाला x है, ये जो बाहर वाला है ये y है, और हमें x जमा y जमा z का मान निकालना है। x जमा y जमा z, तो इसका मान तो तब निकालेंगे ना जब हमारे पास x y और z तीनों का अलग अलग मान होगा। सबसे पहले हम z का मान निकालते हैं। z का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। 180 में से 30 गया तो z का मान हो गया 150। ये 90 का है तो इन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री है। 180 में से 90 गए तो x का मान भी हो गया 90। अब y का मान कैसे निकालें, हमें पता है किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण, जैसे ये बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का माप उसके साथ वाले कोण को छोड़ के बाकी के जो दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। यानी इसके साथ वाले कोण को छोड़ के इस y का मान किसके बराबर होगा, इन दोनों अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये दोनों कोण कितने के 90 और 30 120, इसलिए y कितने डिग्री का हो जाएगा 120 डिग्री का हो जाएगा। तो रख दो बेटे मान, x का मान 90 डिग्री, y का मान 120 डिग्री और z का मान 150 डिग्री। जोड़ देते हैं सबको, कितना आ गया 150 और 120 270, 270 और 360 डिग्री। यानी कि क्या था ये, इससे हमें क्या प्रूफ मिला कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, ये भी इसका बाहर वाला कोण था, ये भी बाहर वाला था, ये भी बाहर वाला था, तो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। और मैंने ये उस वीडियो में बताया भी है कि केवल त्रिभुज नहीं, चाहे कितनी भी भुजाओं वाली आकृति क्यों न हो, सभी भुजाओं वाली आकृति, चाहे वो चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अंतः कोणों का अलग अलग होता है लेकिन बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट। ये आकृति है, ये x डिग्री है, ये 120 है, ये y डिग्री है और ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये z है और ये w। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x प्लस y प्लस z प्लस w इसके बराबर है। तो उसके लिए क्या करें बेटे, पहले हम इन सब का मान निकालते हैं। अब x का मान कितना आएगा, क्योंकि 120 है, इस पूरे का जोड़ 180 डिग्री है, 120 को माइनस करेंगे 180 में से तो x का मान आ जाएगा 60 डिग्री।
180 में से 80 को माइनस करेंगे तो y का मान आ जाएगा 100 डिग्री। 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो z का मान आ जाएगा 120 डिग्री। बच गया W। अब W को कैसे निकालें? अब यहाँ भी क्या था, इस चतुर्भुज का, इसके नाम रख लेते हैं हम A B C और D। ये चतुर्भुज, चार भुजाएं कौन कौन सी थी? ये और चतुर्भुज बन गया। अब इसमें x y z और w चारों के चारों क्या हैं? इस चतुर्भुज के बाह्य कोण है। और अभी मैंने बताया था किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन चारों का योग कितना है? 360 डिग्री है। अब हमें निकालना क्या है? डब्ल्यू कुछ क्या हमारा, क्या करें उसके लिए? दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका था कि अंदर, क्योंकि ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्योंकि 360 डिग्री होता है और हमारे पास तीन कोण पहले से ही आए हुए हैं। कोण ए का मान 120 डिग्री, बी का 80, सी का 60। इन तीनों को जोड़ के अगर हम 360 में से माइनस कर देंगे तो कोण डी आ जाएगा अंदर वाला, और फिर 180 में से उसको माइनस करेंगे तो डब्ल्यू का मान आ जाएगा। या फिर हम क्या करें, क्योंकि इन चारों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। 360 में से हमारे पास x का मान कितना है? 60 डिग्री, y का मान कितना है? 100 डिग्री, z का मान कितना है? 120 डिग्री, w का निकालना है बराबर 360। अब 120 और 60 180 और 100 280 जमा में W बराबर 360। अब W का मान कितना हो गया? 360 में से 280 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 16 में से 8 गए 8, यानी कि W का मान आ गया 80 डिग्री। अब क्योंकि हमें x जमा y जमा z जमा W का मान निकालना था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में तो हमें इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों के चारों बाह्य कोण है और हम फटाक से लिख सकते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए हम 360 पे टिक कर सकते हैं। अगर ये बड़ा आता है तो हमें चारों के मान निकालने पड़ेंगे, जो हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, तो ये थी हमारी कक्षा 8 प्रश्नावली 3.1। उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अब करना क्या है आपको, जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।